हेलो डियर स्टूडेंट। तो बाबा फिर से प्रेजेंट हैं और ये है आपका शानदार जानदार मज़ेदार सा चैनल शशि कुमार 152। और आपको पता है हम आपके लिए लेकर आते हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री, यानी हमारा क्लास 11th का केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ है। और ये है पहला चैप्टर का यानी फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने पिछले क्लास में हमने पढ़ा था पदार्थ केमिस्ट्री के शुरुआत यानी इंट्रोडक्शन के बारे में। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और आज पढ़ने वाले हैं क्या पदार्थ का वर्गीकरण। यदि आपका ये पहला लेक्चर है तो सबसे पहले जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट तो करते रहना है और लगातार हमसे जुड़े रहना है। बेहतर रिजल्ट के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और आपका बेहतर रिजल्ट केमिस्ट्री में ज़रूर होगा, क्योंकि यदि आपको पता होगा तो हमारा पिछला जितना भी रिजल्ट अभी ऑनलाइन से हुआ है बेहतर रिजल्ट रहा है। 70 में 63 नंबर अब केमिस्ट्री में आया है और 100 में 93, यानी बहुत ही अच्छा स्कोर है। तो आप भी ला सकते हैं उससे बेहतर रिजल्ट, लेकिन बस आपको क्या करना है, चैनल को लाइक कर देना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। जितना लेक्चर हम कंप्लीट करते जाएंगे आप भी कंप्लीट करते जाइए, लेक्चर मिस नहीं करना है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। और हिंदी मीडियम से भी नीट का सपना सच हो सकता है, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और हिंदी मीडियम से जिनको भी लगता होगा कि नीट नहीं हो सकता, हम तो कमज़ोर हैं, हमारा 11th कमज़ोर था, हमारा 10th कमज़ोर था, 9th में नहीं पढ़े, उतना अच्छा से साइंस नहीं पढ़े, तो उस सब का टेंशन आपको छोड़ देना है, क्योंकि आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो शायद आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, है ना। तो इसीलिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, झंझट बिल्कुल नहीं लेना है, सोचना नहीं है ज़्यादा, बस हमारे साथ बने रहिए। हम जीरो से हीरो बनाएंगे आपको केमिस्ट्री में, मतलब हम आपको माइनस लेवल, जीरो क्या बोले उसको, माइनस लेवल से, यानी जहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट होता है वहां से हम शुरुआत कर रहे हैं। यानी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस हमारे साथ बने रहना है और दोस्तों को भी बता देना है। बस चैनल को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू। तो चलिए आज का हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हम आज पढ़ने वाले हैं कौन सा, पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, चलिए। तो आपको पता है पदार्थ के वर्गीकरण में सबसे पहले हमने पढ़ा था जो पदार्थ द्रव्य। अब ये जो द्रव्य है तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें क्या होना चाहिए, कुछ द्रव्यमान होना चाहिए और जिसे हम महसूस कर सके। हम उसको क्या बोलेंगे, सीधा सा बात है, उसको बोलेंगे सर पदार्थ बोलेंगे। यानी हमारे आसपास जो कुछ भी दिख रहा है वो क्या है, वो पदार्थ है। हमें जो भी महसूस हो रहा है, जो दिख रहा है, वो टोटल का टोटल क्या है, पदार्थ है। बात समझ में आया। तो ये था पदार्थ। अब सर इससे काम तो चलेगा नहीं, आपको पता है ये टॉपिक 9th से है, इसीलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब पदार्थ है तो पदार्थ को भी तो क्लासिफाई किया गया ना। अब मान लीजिए जितने आपके आसपास जितने भी स्टूडेंट दिखते होंगे तो हर एक स्टूडेंट एक जैसा तो नहीं होगा, स्टूडेंट का भी क्या किया गया होगा, क्लासिफिकेशन किया होगा। जैसे बोला जाता है ये बॉयज है, ये गर्ल्स है, फिर क्लास में डिवाइड कर दिया, फिर क्लास में भी बोलते हैं बॉयज गर्ल्स अलग हो गया, फिर बॉयज में भी बोलते हैं ये ज़्यादा तेज है, ये कमज़ोर है, ये मीडियम है, मतलब अलग अलग तरह से क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया। तो हम अब देखने वाले हैं पदार्थ का वर्गीकरण, जो हमारा मेन मुद्दा है। मेन हमारा टॉपिक क्या है, पदार्थ का वर्गीकरण है। तो हम अब पढ़ने वाले हैं पदार्थों का वर्गीकरण। अब सर वर्गीकरण पढ़ना तो है, लेकिन उससे पहले हमें यह जानना है कि पदार्थ को कौन कौन से आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यानी हम पदार्थ को कौन कौन से आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए पदार्थ को हम 2 आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन कौन सा, एक को बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक को बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। यानी अगर हम आगे बात करें पदार्थ का वर्गीकरण कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। पदार्थ का वर्गीकरण कितने प्रकार से होगा,
तो सर दो प्रकार से होगा पदार्थ का वर्गीकरण, एक हमारा होगा फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा होगा केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर फिजिकल क्लासिफिकेशन का बात करें तो हमारा क्या होता है, भौतिक वर्गीकरण, है ना। भौतिक वर्गीकरण क्या हो जाएगा, भौतिक वर्गीकरण। और अगर हमसे बात करें केमिकल क्लासिफिकेशन का तो क्या हो जाएगा, रासायनिक वर्गीकरण। क्या हो जाएगा, रासायनिक वर्गीकरण। यानी दोनों तरह से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन कौन सा, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। आपको पता होना चाहिए कि अगर हमको भौतिक वर्गीकरण को क्लासिफाई करना है तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के, हमारे 3 प्रकार के। भौतिक वर्गीकरण अगर हम करते हैं किसी भी पदार्थ को तो पदार्थ हमारा कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का पदार्थ होता है। कौन कौन सा होता है सर, जाना पहचाना नाम है। कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कौन कौन सा हो जाएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी 3 प्रकार का, ठोस, द्रव और गैस। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं ठोस, द्रव और गैस। यानी सर इसको क्या बोला जा सकता है, तो इसको बोल सकते हैं ठोस, द्रव और गैस। मतलब एक बात, क्या एक बात सर, ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण हमने 2 आधार पर किया। पहला आधार था हमारा भौतिक, दूसरा था रासायनिक। और भौतिक वर्गीकरण के आधार पर भी हमारा ठोस कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार में कौन कौन सा है, तो हमारा है ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस। अब है हमारा रासायनिक वर्गीकरण। अगर हमसे पूछा कि रासायनिक वर्गीकरण कौन कौन से, कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो हमें पता है रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होंगे। एक होता है प्योर, यानी इसको बोलते हैं शुद्ध, और एक होता है, उसको बोल सकते हैं क्या, इम्प्योर, या इसको बोलते हैं मिक्सचर। क्या बोलते हैं, मिक्सचर। यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, अशुद्ध, क्या बोल सकते हैं, अशुद्ध, या इसको बोलते हैं मिश्रण। क्या बोलते हैं, मिश्रण। तो मेनली मिश्रण के नाम से ही जानते हैं, इम्प्योर वाला बहुत कम जगह लिखा होता है, इसीलिए हमें मेन ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि सर ये प्योर और वो मिक्सचर। बात समझ में आया। अगर हमसे पूछा जाए कि प्योर को कितने तरह से क्लासिफाई किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए प्योर वाले का भी क्लासिफिकेशन 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। कौन कौन सा, इसको बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट, और इसको बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। मतलब इसको बोलते हैं तत्व, इसको क्या बोलते हैं, तत्व, और इसको क्या बोलते हैं, यौगिक। इसको क्या बोलते हैं, यौगिक। बात समझ में आया। अगर आपसे पूछा, आपसे क्या पूछा, आपसे ये पूछा कि ये बताओ क्या तत्व को भी आगे क्लासिफाई किया गया है, तो बोलिएगा जी हाँ, तत्व को भी क्लासिफाई किया गया है। और तत्व को कितने तरह से, तो आपको पता है तत्व को किया गया है मेटल, दूसरा है हमारा नॉन मेटल, दूसरा कौन सा है, नॉन मेटल, और तीसरा है हमारा मेटेलॉइड्स। तीसरा कौन सा है, मेटेलॉइड्स। यानी हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं धातु, इसको बोलते हैं अधातु, और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, उपधातु। क्या बोलते हैं, उपधातु या मिश्र धातु, इसको हम बोलते हैं। बात समझ में आया। अब आपसे आगे की ओर जानकारी लेगा, आपसे पूछेगा आप ये बताओ क्या हम मिश्रण को भी क्लासिफाई कर सकते हैं, आप बोलिएगा जी हाँ बिल्कुल हम क्लासिफाई कर सकते हैं। मिश्रण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं होमोजीनियस। क्या बोलते हैं, होमोजीनियस, यानी समांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं,
समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है हमारा हेट्रोजीनियस। दूसरा क्या होता है? हेट्रोजीनियस, यानी उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विसमांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं? विसमांगी मिश्रण। यानी दो तरह से मिश्रण होता है, एक होता है हमारा होमोजीनियस और एक होता है हमारा हेट्रोजीनियस। मतलब हमें एक बात समझ में तो बिल्कुल आ गया। क्या आ गया? कि सर जो पदार्थ होता है उसको हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी वर्गीकृत कर सकते हैं। एक हमारा भौतिक वर्गीकरण और दूसरा हमारा रासायनिक वर्गीकरण। अगर हमसे पूछा भौतिक वर्गीकरण में कितने तरह के, तो सीधा सा जवाब देंगे 3 तरह के। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। और हमसे अगर पूछा रासायनिक वर्गीकरण कितने तरह से, तो सीधा सा जवाब देंगे 2 तरह का, प्योर और इम्प्योर, यानी मिक्सचर। मिक्सचर ज्यादा याद रखेंगे, तो प्योर और मिक्सचर। अगर आपसे पूछा प्योर वाला कितने तरह का, तो प्योर वाला भी 2 तरह का, एलिमेंट और कंपाउंड। अगर आपसे पूछा एलिमेंट कितने तरह के, तो 3 तरह के, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, आपको ना केमिस्ट्री में धीरे धीरे ज्यादातर वर्ड कौन सा याद रखना है? तो ज्यादातर वर्ड याद रखना है इंग्लिश वाला, क्योंकि जैसे ही आप 12th में जाओगे ना, तो आपको क्या होगा? आपको तब पता चलेगा कि 12th में जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारा वर्ड इंग्लिश वाला डायरेक्ट लिख देता है, तो वहां दिक्कत होगा। तो अभी से अगर हम आदत सुधारेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों साथ साथ देखते जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, वहां पर अच्छा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो उसके वजह से बच्चों को बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, तो अब क्या है, जो सीधा सा, अच्छा कंपाउंड को भी आगे हम क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, कंपाउंड को भी हम आगे क्लासिफाई करेंगे एसिड, बेस और साल्ट में, तो आगे का बात आगे देखेंगे। इधर हमसे पूछा इम्प्योर का, तो इम्प्योर को भी हम आगे बांट दिए कितने तरह से? 2 तरह से, एक हमारा होमोजीनियस और एक हमारा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब समांगी मिश्रण और दूसरा है हमारा कौन सा? हेट्रोजीनियस। कौन सा? विसमांगी मिश्रण। बात समझ में आया? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं इसके आगे। हमने आपको बताया था आपको एक कॉपी बना लेना है, स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में उसको लिख लेना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लेक्चर कवर कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट हम पढ़ सके। तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले कौन सा? भौतिक वर्गीकरण, फिर हम पढ़ेंगे रासायनिक वर्गीकरण। एक एक करके क्लास हम आगे बढ़ेंगे। और आपको बता दें, अगर आपको 11th और 12th में जानते होंगे, पुराने स्टूडेंट से आप पूछे होंगे कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा डर लगता है, तो सबसे ज़्यादा जो बच्चों को डर लगता है वो केमिस्ट्री में लगता है। लेकिन अगर मेरा मानना है कि अगर स्टूडेंट 4 चैप्टर सही कर ले, 4 चैप्टर बढ़िया से पढ़ ले, दिन रात करके एकदम मेहनत रगड़ दे बढ़िया से, तो उसको केमिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम जिंदगी भर नहीं होगा। सर ऐसा कैसे आप बोल सकते हो? तो अपने एक्सपीरियंस से। सर वो कौन सा है चारों चैप्टर? तो शुरुआत का 4 चैप्टर, पहला मोल कंसेप्ट, दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, तीसरा पीरियोडिक टेबल और चौथा केमिकल बॉन्डिंग। ये 4 चैप्टर जिसका अच्छा हो गया उसको केमिस्ट्री में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप मेरा बात मानो, एक बार इतना करके देख लो, 4 चैप्टर अच्छा कर लो, फिर कहना कि क्या कभी प्रॉब्लम हुआ? आप बोलोगे सर कभी प्रॉब्लम हुआ ही नहीं, एकदम मस्त रहेगा। तो याद रखना हमारी बात, क्या 4 चैप्टर बार मेहनत करना, नहीं तो बच्चे क्या होते हैं ना, शुरुआत में ही गड़बड़ाते हैं। अब सर अभी तो बोर्ड एग्जाम दे के आए हैं, अभी एडमिशन करवाना है, अभी तो ये करना है, शुरुआत में क्या उतना देखना, और यहीं से धीरे धीरे कमज़ोर होता है, धीरे धीरे कमज़ोर रह जाता है, 12th में बर्बाद हो जाता है। मतलब अच्छा जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पाता है। तो याद रखिएगा, ध्यान शुरू से एक जैसा रखिए, आपको कभी परेशानी नहीं होगा। तो हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, भौतिक वर्गीकरण, यानी अब हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन।
कौन सा पढ़ेंगे? फिजिकल क्लासिफिकेशन, यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थों का यानी पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण। अब हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? भौतिक वर्गीकरण। और जैसा कि आपको पता है भौतिक वर्गीकरण में क्या था, तो हमने देखा था जो 3 प्रकार का था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सीधा सीधा हम देखें भौतिक वर्गीकरण में बलों की प्रकृति के आधार पर, बल मतलब क्या है? अब मान लीजिए जैसे ये हमारे हाथ में पेन है, मार्कर है, तो ये मार्कर हमारे हाथ में कैसे है? तो इसको हमने जोर से पकड़े हुए हैं। मतलब अगर कोई परमाणु एक दूसरे से चिपका हुआ है तो कैसे चिपका हुआ है? ये दीवार है तो ईंट पर ईंट कैसे खड़ा है? तो कोई बंधन है उसके बीच में, कुछ ना कुछ आकर्षण है उसके बीच में, कोई ना कोई लगाव है उसके बीच में, जिसके वजह से क्या हो रहा है, वो एक दूसरे को टाइटली पकड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं। तो वही बात है यहाँ पर, क्या बलों की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में कौन कौन सा? एक होता है हमारा ठोस, एक होगा द्रव और एक हो जाएगा हमारा गैस, यानी ठोस, द्रव और गैस। बात समझ में आया? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बलों की प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? ठोस, द्रव और गैस। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए अब सर 9th क्लास में तो ज़्यादा डिटेल हमने पढ़ा, उसी को हम शॉर्टकट में देखेंगे। और शॉर्टकट में हम क्या देखेंगे? ठोस, द्रव और गैस में क्या है अंतर? ठोस, द्रव और गैस में क्या है अंतर? अगर आप फोटो देखिए तो आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा सर ये ठोस नजर आ रहा है, ये महसूस हो रहा होगा ये द्रव नजर आ रहा है, ऐसा महसूस हो रहा होगा ये गैस है ना? सर ऐसा आप कैसे बोल दिए जो ये ठोस है, द्रव है, गैस है? तो थंबा अभी रुकने का है ना, आएगा समझ में, थोड़ा सा आराम से समझेंगे। अच्छा यहाँ बच्चों को क्या प्रॉब्लम होता है पता है? जैसे ही आते हैं ना क्वेश्चन वगैरह करने लगते हैं केमिस्ट्री में, तो वो सोचते हैं कि टीचर से एक बार में बन गया तो हमसे क्यों नहीं बन रहा है ना? मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हमें इससे तो बनेगा ही नहीं, हमें तो आता ही नहीं, ये वो फलाना ढिकाना। लेकिन आपको बता दें फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि टीचर बहुत बार प्रैक्टिस किए हैं, वो बार बार एक ही सब्जेक्ट को पढ़े हैं, इसीलिए उनसे बन जाता है। आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझना होगा। अगर आपका 10th और 9th कमज़ोर है तो आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना होगा बगल वाले से। लेकिन होता क्या है, तेज बच्चा बोल दिया हम 8 बजे सो जाते हैं, तो कमज़ोर वाला भी सोचता है वो तो 8 बजे ही सो जाता है, हम भी 8 बजे सो जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं करना, अगर वो 8 बजे सोता है तो आपको 10 बजे सोना है, उससे 2 घंटा ज़्यादा। और धीरे धीरे आप 1 घंटा 2 घंटा उससे ज़्यादा कर लो, एक दिन ऐसा नजर आएगा वो आपसे बराबरी करने के लिए सोचेगा। तो इसीलिए ध्यान रखना है, ये नहीं कि सर कुछ भी बोल दिए और बस मान लिए। चलिए आकार, वैसे सबसे पहले एक बात जान लीजिए, जब आपको हम 12वीं क्लास पढ़ाएंगे तो खास करके ये पहला चैप्टर होगा और ये दूसरा चैप्टर होगा। 12th में एक चैप्टर बनेगा ठोस और एक चैप्टर बनेगा द्रव, पूरा का पूरा चैप्टर है। एक महीना लगता है एक चैप्टर को पढ़ाने में। तो सर डरने वाली बात क्या है? डरा रहे हो क्या? डरा नहीं रहे, बता रहे हैं क्या। इसमें जो ये आपको गोला गोला सा नजर आ रहा है ना, ये आपको जो लाल पीला हरा काला नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं अवयवी कण। क्या बोलते हैं? अवयवी कण, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, हिंदी में बोलते हैं अवयवी कण। तो अब हम डायरेक्ट इसमें अणु, परमाणु और आयन का नाम नहीं लेंगे, हम सीधा नाम लेंगे क्या? अवयवी कण। बात समझ में आया? जैसे मान लीजिए क्लास में स्टूडेंट तो दोनों प्रेजेंट होता है, छात्र एवं छात्रा
होता है ना। अब मान लो गर्ल्स और बॉयज दोनों प्रेजेंट होता है, क्या हम दोनों को सेपरेट बुलाते हैं? नहीं, हम डायरेक्ट बोलते हैं डियर स्टूडेंट। मतलब क्या, उसमें दोनों आ गए। तो हम एक ही बार कमेंट करेंगे क्या कि इसको हम बोलेंगे अवयवी कण। इसमें जो जितना गोला प्रेजेंट है ना, क्या बोलेंगे? अवयवी कण। अब आपको सीधा सा एक बात ध्यान रखना है कि ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं? बहुत नजदीक होते हैं। ठोस के अवयवी कण बहुत नजदीक होते हैं। अगर मान लीजिए ठोस के अवयवी कण बहुत नजदीक है, मतलब इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? इनके बीच की दूरी कम हो जाएगी। दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इसके बीच की दूरी को बोलते हैं अंतर आणविक दूरियां। क्या बोलते हैं? अंतर आणविक दूरियां, यानी इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। मतलब सर इसके बीच का अंतर आणविक दूरी कम होगा। अगर अंतर आणविक दूरी कम है तो मोहब्बत ज्यादा होगा, मतलब लगाव ज्यादा होगा। सिंपल सा आपको बात बताते हैं। ये सॉलिड में क्या होता है? अवयवी कण ठोस में नजदीक होते हैं, द्रव में थोड़ा सा दूर में होते हैं, और गैस में अवयवी कण ज्यादा दूर में होते हैं। तो सिंपल सा बात याद रखने का, क्या याद रखने का? कि सर ये जो है ना, वो ये वाइफ है, ये हस्बैंड है। ये क्या है? वाइफ है, और ये हस्बैंड है। ये क्या है? वाइफ है, ये हस्बैंड है। ये क्या है? वाइफ है, और ये क्या है? हस्बैंड है। इसमें वाइफ और हस्बैंड घर पे रहते हैं। इसमें वाइफ और हस्बैंड, वाइफ मान लो गांव में है यानी विलेज में है, तो इसका हस्बैंड कहाँ कमा रहा है? दिल्ली में कमा रहा है। ये अगर वाइफ गांव में है यानी विलेज में है, तो ये कहाँ है? मान लो विदेश में है। कहाँ? सऊदी अरब में है। अब सीधा सा बात मान लो, नजदीक कौन है? ये वाला। तो प्यार मोहब्बत किस में ज्यादा होगा? सर जो जितना नजदीक रहेगा प्यार मोहब्बत उसमें ज्यादा होगा। और प्यार मोहब्बत अगर उसमें ज्यादा होगा तो क्या होगा? उनके बीच का अट्रैक्शन मजबूत होगा, उनके बीच का आकर्षण बल मजबूत होगा, उनके बीच का जो फोर्स होगा, जो लगाव होगा, जो बल होगा, जो बंधन होगा, वो क्या होगा? मजबूत होगा। तो सिंपल सा बात है, सोचो ना, क्या यहाँ तो दोनों नजदीक रहते हैं एकदम, तो नजदीक रहेंगे तो क्या होगा? दोनों के बीच का लगाव ज्यादा होगा, प्यार मोहब्बत ज्यादा होगा। और अगर प्यार मोहब्बत ज्यादा है मतलब उनके बीच का जो आकर्षण बल है वो बहुत स्ट्रांग है। जैसे क्या होता है गांव घर में, एक होता है ना जो मान लो बुढ़िया जो होता है, जो जब तक 5 घर में आग न लगाए तब तक क्या होगा? उसको सुकून नहीं मिलता है। तो क्या होगा? मान लो ये नजदीक रहने वाले थे, अब बुढ़िया कितना भी चाह ले, आया दिन में भड़का दिया, तेरा हस्बैंड तो ये करता है वो करता है, भड़कने वाला नहीं है, मतलब ये बॉन्ड मजबूत है। इसमें क्या होता है? दूरी बढ़ा, आपको पता है जैसे ही दूरी बढ़ेगा मोहब्बत घटेगा, दूरी बढ़ेगा मोहब्बत घटेगा। मतलब सर जैसे ही अंतर आणविक दूरी बढ़ेगा इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगा। तो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस यानी अंतर आणविक दूरी बढ़ा, मतलब उसके बीच का आकर्षण बल, मतलब उसके बीच का लगाव, मतलब उसके बीच का प्यार मोहब्बत यानी उसके बीच का बंधन क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूरी बढ़ चुका है। अब यहां वो बुढ़िया पहुंची इस परिवार में और इसमें झगड़ा लगाने की कोशिश की तो थोड़ा थोड़ा असर किया, बुढ़िया का बात असर किया और थोड़ा सा झगड़ा हुआ, मतलब बंधन यहां कमजोर था। बात समझ में आया? अब क्या है? ये है आपका गांव वाला और ये है आपका विदेश रहने वाला यानी सऊदी अरब रहने वाला। अब इतना दूर रहता है कि जल्दी जल्दी आता नहीं है, जल्दी जल्दी मिलता नहीं है। अब इतना दूर है तो क्या होगा? प्यार मोहब्बत भी कम होगा, दूरी बहुत ज़्यादा है, दूरी बहुत ज़्यादा है। और दूरी ज़्यादा है तो मोहब्बत कम होगा, बंधन कम होगा, उसके बीच का लगाव कम होगा, उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, मतलब उसके बीच का जो आकर्षण बल है वो बहुत ही कम होगा। यानी दूरी ज़्यादा यानी इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ा तो उसके बीच का प्यार मोहब्बत क्या हो गया? कम हो गया, यानी बहुत ही ना के बराबर है। हो सकता है जब तक घर वापस आएगा पता चला कि कहीं और
फरार है ना। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है। मतलब सर एक बात तो हमें समझ में आया कि दूरी जब जब बढ़ेगा तब तब उसके बीच का आकर्षण बल घटेगा। दूरी जब जब बढ़ेगा उसके बीच का आकर्षण बल तब तब घटेगा, यानी उसके बीच का आकर्षण बल घट जाएगा। तो अब हम आते हैं सब कुछ इसके पूरा पॉइंट पे। ये तो था बेसिक जानकारी, जानना था। अब देखिए पहला हमें बात करना है आकार का। आकार में क्या है कि ये बोला संग संग चलूंगी मैं, है ना। मतलब क्या है, ये बहुत नजदीक है, इसके बीच का आकर्षण बल ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये क्या होगा, इसको कहीं भी रख दो। अब मान लो जैसे ईंट है, पत्थर है, इस सब को कहीं भी रख दो। अब मान लो बाल्टी में रख दिया, गमले में रख दिया, कहीं भी रख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब इसका आकार जो होता है वो कैसा होता है, आकार इसका निश्चित होता है। आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। लेकिन क्या था, जब द्रव में आओगे, ये हमारा ठोस है, ये द्रव है, ये हमारा ठोस है, ये द्रव है, और ये हमारा गैस है ना। तो अब क्या होगा, जैसे ही इसमें आओगे, किसमें, द्रव में, तो द्रव में क्या होगा, दूरी बढ़ा है, प्यार मोहब्बत कम है, अट्रैक्शन फोर्स उसका बीच का आकर्षण बल कमजोर है। तो जिस बर्तन में हम रखेंगे उसका आकार पकड़ लेगा। जिस बर्तन में रखेंगे उसका आकार, आकृति क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं क्या होगा, ये अनिश्चित होगा। क्या होगा, अनिश्चित होगा। और गैस में तो कहना ही नहीं सर, गैस में क्या कहना, जैसा जहां रख दो उसी आकार का आ जाएगा। मतलब सर ये तो बिल्कुल क्या होगा, अनिश्चित होगा। क्या होगा, अनिश्चित होगा। अब अगर हम दूसरा बात करें, अगर हम दूसरा बात करें आयतन का, तो आयतन देखिए, आयतन क्या है कि जितना उसका वॉल्यूम था। अब मान लीजिए जैसे ईंट था, ईंट को आपने कहीं भी रख दिया, क्या ईंट, एक ईंट से दो ईंट डबल हो गया या ईंट घट गया? नहीं, उसका एक भी परमाणु इधर उधर नहीं गया। इसका आकर्षण बल स्ट्रांग है, कहीं नहीं जाएगा, सीधा एक ही गाना गाएगा, क्या, संग संग चलूंगी मैं। जब ये वाइफ कहीं, हस्बैंड कहीं गया, वाइफ बोलेगी मैं भी जाऊंगी, है ना, तो साथ जाएगा। यानी इसका आयतन क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। सर इसका आयतन क्या हो जाएगा, अब बताइए। तो सीधा सीधा बात है, आपको हमने क्या दिया, 1 लीटर दूध दिया, है ना, और बोला उसको क्या करो, पहले मग में रखो। मग में रखा आपने, फिर बोला मग में से हटाओ और इसको क्या करो, बर्तन, दूसरे बर्तन में रखो, यानी मान लो गमले में रखे, तो गमले में रखे। क्या वो दूध 1 लीटर से 1.5 लीटर हो जाएगा? नहीं। क्या वो मान लो उसका फैलेगा? नहीं। तो हम बोल सकते हैं इसका आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन इसका क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, लेकिन बदल जाता है कब, जब हम हीट और टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तब। जब हम ताप और दाब बढ़ाएंगे तब बढ़ेगा और घटेगा, वो अलग कहानी है। अब इसमें तो क्या होगा, सेम कहानी है। इसमें जैसा बर्तन रहता है वैसा गैस का ये पकड़ लेता है। बात समझ में आया? चलिए अगला बात करते हैं आकर्षण बल का। तो अगर हम आकर्षण बल का बात करें तो आपको पता है आकर्षण बल सबसे अधिक किस में होगा, ठोस में। आकर्षण बल सबसे अधिक किस में होगा, ठोस में। उससे कम किस में होगा, तो ये इसमें क्या होगा, ठोस से कम, ठोस से कम और गैस से अधिक, ठोस से कम और गैस से अधिक आकर्षण बल। अभी हमने पूरा डिटेल समझाया है। और गैस में क्या होगा, सबसे कम आकर्षण बल होगा, सबसे
कम आकर्षण बल होगा। अगर आपसे पूछता दूरी किस में ज़्यादा है, तो सबसे कम दूरी ठोस में होता है, उससे अधिक द्रव में होता है, और सबसे अधिक दूरी गैस में होता है। और सबसे अधिक दूरी होने के कारण आकर्षण बल क्या होता है, सबसे कम होता है। अगला पॉइंट है हमारा संपीड्यता। संपीड्यता में क्या है सो देखिए। अगर संपीड्यता में बात करें तो संपीड्यता का मतलब है जिसको आसानी से दबाया जा सकता है, जिसको आसानी से दबाया जा सकता है। तो अगर आपसे पूछा क्या कि ठोस संपीड्य है कि असंपीड्य, तो आप सीधा सा कहानी बताओगे। क्या बताओगे? कि ठोस को आसानी से दबाया नहीं जा सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे? असंपीड्य। इसको क्या बोलेंगे? असंपीड्य। ये द्रव को भी ना के बराबर दबाया जा सकता है, यानी बोल सकते हैं कि ये भी ठोस भी द्रव भी क्या होता है? असंपीड्य होता है। इसको आसानी से दबाया नहीं जा सकता है। और अगर हमसे बात किया गैस को, तो आपको पता है आपके घर में जो सिलेंडर आता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, सिलेंडर छोटा होता है लेकिन गैस 14 केजी का होता है। उससे थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा तो 19-20 केजी का होता है। मतलब सर इतना ज़्यादा गैस उसमें प्रेशर के द्वारा अप्लाई किया रहता है, मतलब उसमें दबाया रहता है, यानी ये क्या होता है? संपीड्य होता है। ये क्या होता है? संपीड्य होता है। तो बात इतना हमें समझ में आ गया। अगर हमसे उदाहरण पूछे तो उदाहरण तो ढेरों है, यानी यहां हमको एक बात क्लियर समझ में आया। अगर हम इस पूरे बात को लिखें, देखिए सीधा सीधा हमने बताया क्या कि ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार अनिश्चित होगा, गैस का आकार अनिश्चित होगा। अगर ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन गैस का आयतन अनिश्चित होता है। इसमें जो आकर्षण बल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी अधिकतम होता है। द्रव में क्या होता है? ठोस से कम होता है लेकिन गैस से अधिक होता है। और हमारा जो ये क्या है? गैस, इसमें ठोस और द्रव दोनों से कम होता है। इसमें बात करें असंपीड्य में, तो ये असंपीड्य होता है, ये भी असंपीड्य होता है, मतलब इसको आसानी से दबाया नहीं जा सकता है, लेकिन गैस को आसानी से दबाया जा सकता है। अगर आपसे पूछा एग्जाम्पल उदाहरण का, तो चीनी, लोहा, सोना, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है। ठोस का आपसे दूध, तेल, जल ये सब पूछेगा, एग्जाम्पल किसका है? द्रव का। और हमारा H2O2 CO2 ये सब किसका एग्जाम्पल है? ये सब एग्जाम्पल है हमारा गैस का। तो यहां से डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए क्या कि सर हमने ठोस, द्रव और गैस को डिटेल से पढ़ा, क्या होता है ठोस में, द्रव में और गैस में। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लेकर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं। बात समझ में आया? चलिए, तो यहां तक का कहानी हमें समझ में आ गया कि ठोस का आकार, आकृति और आयतन निश्चित होता है। तो ये था हमारा भौतिक वर्गीकरण। अब आने वाला है कौन सा? रासायनिक वर्गीकरण, यानी केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अच्छा, एक बात पता है ना आपको, जितना लगभग में अगर हमने देखा है कि केमिस्ट्री जो मेनली स्टार्ट होता है वो होता है आपको 9th क्लास से। थोड़ा मोड़ा बेसिक पढ़ना है किसमें? 7th में और 8th में, लेकिन 10th में 7 और 8 का पूरा कंसेप्ट यूज हो जाता है, यानी 8 का कुछ भी बचता नहीं। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि मेनली जो हमारा केमिस्ट्री स्टार्ट होता है वो कौन से क्लास से होता है? 9वीं क्लास से। और हमने आपको बार बार बताया है, आपको अपना लक्ष्य ऊंचा रखना है, गोल हाई रखना है, सोचना है होगा कैसे नहीं, हम तो ये करके देखेंगे। अब क्या होता है ना, सोच लेता है, कई बच्चे, अच्छे बच्चे को हमने खराब होते देखा है। क्या
10th में टॉपर होते हैं अपने एरिया के, और जब वो पढ़ते हैं 11th 12th में तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं कि हम तो 9th और 10th के टॉपर हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है और 12th में वो पीछे हो जाते हैं। हमने कई ऐसे बच्चे को देखा है जो बहुत कमज़ोर था, लेकिन एक 11th 12th में इतना मेहनत करता है और अच्छा खासा नॉलेज, रिजल्ट सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो क्या है, आपको क्या था 10th, क्या है 10th का रिजल्ट, भूल जाइए। सीधा सा याद रखना है, सर नई क्लास है, नई टीचर है, नए लोग हैं और नया तरीका से पढ़ना है, नया एफर्ट लगाना है और अपना मेहनत लगातार करते जाना है। हमने यही बार बार आपको सजेशन दिया है। अब अगर हम बात करें केमिकल क्लासिफिकेशन का, तो सर केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा क्या सर, मेटर का जब हम करते हैं कौन सा, केमिकल क्लासिफिकेशन, तो केमिकल क्लासिफिकेशन भी हम कितने आधार पर करते हैं, 2 आधार। केमिकल क्लासिफिकेशन में कितना, 2। कौन कौन सा, एक हम करते हैं प्योर और एक करते हैं मिक्सचर, एक करते हैं प्योर और एक करते हैं मिक्सचर। ये सब ना कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक है, लेकिन क्लियर होना चाहिए। क्या होता है ना, जब क्वेश्चन करवाएंगे ना इसी चैप्टर में आगे मोल कंसेप्ट इस सब का, तो यही क्लियर नहीं होगा कि सर एलिमेंट क्या होता है, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, अणु क्या होता है, हमारा मिक्सचर क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, ये सब कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होता है। लेकिन अगर आपका एक बार अभी कंसेप्ट क्लियर हो गया, अगर आपको ये समझ में आ गया कि सर प्योर भी 2 तरह का होता है, एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट मतलब तत्व और कंपाउंड मतलब यौगिक, यानी ये भी हमारा 2 तरह का है, इसमें कुछ डिफरेंस है, यानी ये यौगिक होता है। सर ये तो होता है, लेकिन इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है, कैसे हमको इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, कौन कौन सा, मेटल, दूसरा हमारा नॉन मेटल और तीसरा हमारा कौन सा, मेटेलॉइड्स। तीसरा कौन सा, मेटेलॉइड्स में इसको डिफाइन किया गया, मतलब अलग अलग क्लासिफाई किया गया। तो ये हमारा है केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि सर शुद्ध पदार्थ क्या होता है। सबसे पहले क्या देखेंगे, शुद्ध पदार्थ क्या होता है, यानी आज हम शुद्ध पदार्थ को पढ़ने वाले हैं। फिर हम अगले क्लास में पढ़ेंगे एलिमेंट और अगले क्लास में पढ़ेंगे कंपाउंड, यानी एक क्लास हमारा इसका लगेगा एलिमेंट और कंपाउंड का। हम कम पढ़ेंगे, क्लियर पढ़ेंगे, कंसेप्चुअल पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर फारू स्टाइल से पढ़ेंगे, मतलब एनसीईआरटी को गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। बस ये ध्यान रखना है। बात समझ में आया? तो आपको क्या करना है, ये एलिमेंट और कंपाउंड हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे प्योर। तो ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम बढ़ते हैं प्योर कंपाउंड की ओर, यानी प्योर हमारा सब्सटेंस क्या होता है। चलिए, तो अगर हम प्योर सब्सटेंस की ओर आगे बढ़ें, देखिए प्योर सब्सटेंस होता क्या है। प्योर सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो सर ये जो हमारा प्योर सब्सटेंस यानी शुद्ध पदार्थ है, वो खास करके ये क्या होता है, ये वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों द्वारा, गौर से समझिएगा, क्या एक ही प्रकार के कणों द्वारा बना होता है, क्या कहलाता है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। अच्छा, भौतिक विधि से शुद्ध पदार्थ को सरल पदार्थ में अलग नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर हम चाहें कि शुद्ध पदार्थ में अलग अलग कर लें तो भौतिक विधि से अलग नहीं कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल पूछा सोडियम मैग्नीशियम हमारा किसका, HCl H2O, ये सब किसका एग्जाम्पल है सर, इसमें तो HCl है, इसमें तो H अलग है, O अलग है, तो H भी हमारा क्या है, तत्व है, Cl भी तत्व है, हाइड्रोजन भी तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व है, तो यानी सेम ही तो है, अलग अलग है लेकिन सेम है। अच्छा, इसको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप अपने क्लास का उदाहरण लीजिए। हम आपके क्लास का उदाहरण लेते हैं। सर हमने 2 ग्रुप बनाया, ग्रुप नंबर 1A और ग्रुप नंबर B, ये B ग्रुप है।
ए ग्रुप में हमने क्या किया, ए ग्रुप में हमने सिर्फ लड़कों को रखा। मान लीजिए राम, हमने रखा श्याम, हमने रखा कुछ भी नाम ले लीजिए, आलोक, ठीक है। ये सब हमारा क्या है सर, ये टोटल लड़का का ग्रुप है। यानी हम बोल सकते हैं ये जो हमारा राम है, श्याम है, आलोक है, अगर हम बांटे तो टोटल का टोटल एक जैसा पदार्थ इसमें उपस्थित है, तो बोल सकते हैं क्या, इसको हम बोल सकते हैं शुद्ध पदार्थ। क्या बोल सकते हैं, शुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ में भी क्या हो सकता है सर कहानी, ये भी तो हो सकता है कि हम इसमें किसको रखे हैं, स्टूडेंट को। किसको रखें सर, स्टूडेंट को हम रखे हैं, जिसमें राम श्याम आलोक है, ये हमारा शुद्ध पदार्थ है। यानी ये एक ही तरह से बना है। इसमें स्टूडेंट का हम दूसरा ग्रुप अगर बनाते हैं तो हम ग्रुप ऐसा भी तो रख सकते हैं क्या, राम साथ में है, इसके साथ में सीता है, इसके साथ में क्या है, श्याम है, उसके साथ में क्या है, गीता है। मतलब सर यहाँ डिफरेंट तो है, बॉयज भी है, गर्ल्स भी है, मतलब यहाँ एच भी है और सीएल भी है, लेकिन है तो स्टूडेंट, है तो स्टूडेंट। तो इस तरह से हम क्लियर कर सकते हैं। तो ये वाला जो होता है इसी को बोलते हैं तत्व, और ये वाला जो ग्रुप बनता है इसी को बोलते हैं यौगिक। क्या बोलते हैं, यौगिक। तो इसकी कहानी अगले क्लास में, आगे की बात हम अगले क्लास में करेंगे। हम बांटेंगे अगले क्लास में तत्व और यौगिक को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 2। आपको क्या करना है, बस जल्दी से चैनल को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और दोस्तों तक खबर पहुंचा देना है। पूरा हल्ला मचा देना है पूरा मोहल्ला में कि सर आ चुके हैं पूरा का पूरा केमिस्ट्री लेकर। तो आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और अगर बेहतर रिजल्ट लाना चाहते हैं तो लेक्चर मिस मत कीजिए, पूरा का पूरा क्लास कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। A to Z क्वेश्चन करेंगे हम क्लास में ही, नीट का क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन भी करेंगे, इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं उधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको हमारे साथ बने रहना है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। फिर मिलेंगे और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारे साथ केमिस्ट्री शशि कुमार 152। थैंक यू।